मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में विज्ञान विषय में अध्याय 1 पादपों में पोषण। तो आइए देखते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। अर्थात हम सभी मनुष्य, जीव जंतु सभी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे पादपों में पोषण की विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उन्हें उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अर्थात पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। अर्थात केवल पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए जो उन्हें आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है वे उन्हें प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। अब इन पोषकों की ज़रूरत हमें क्यों होती है? हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, संचालन के लिए और हमारी जो जैविक क्रियाएं होती है शरीर में, उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब सजीव हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे। स्वपोषण कहलाया और ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जंतु अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अर्थात जो जंतु होते हैं वो पौधों से बना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहा जाता है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इन प्रश्नों के उत्तर। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां खाद्य फैक्ट्रियां होती है, अर्थात पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब आगे है, ये जो रंध्र होते हैं द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है ना। जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं।
पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप कक्षा 11 में विस्तार से पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, अर्थात क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का चरम स्रोत होता है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अर्थात यदि सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो हम जीव जंतु और हम मनुष्य क्या खाएंगे? तो ये बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी, है ना। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को इस समीकरण द्वारा हम देख सकते हैं। अर्थात पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसे हम इस समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, अर्थात 4 घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो हमें भोजन के रूप में प्राप्त होता है, और जो ऑक्सीजन बनती है वो हम श्वसन क्रिया में लेते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब हम ऊपर देखेंगे इसी पेज पर कि जो कोशिका होती है वो किस प्रकार से बनती है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इमारतें ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। चित्र में आप देख रहे हो कि ये कोशिकाएं बनी हुई है ना। ये कोशिका झिल्ली होती है और उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है और बीचों बीच में केंद्रक होता है। चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है केंद्रक, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब हम अगले पेज पर देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि स्टोमेटा की रचना किस प्रकार से होती है ना। कि जो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ये देखो, ये कोशिकाओं से घिरे हुए हैं, है ना। ये द्वार कोशिका होती है और ये छिद्र 2 कोशिकाओं के बीच ये रंध्र होता है ना, ये छिद्र दिख रहा है, इससे कहते हैं स्टोमेटा।
है ना। इसका ये बड़ा सा डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हरी हरी ग्रीन कलर की ये कोशिकाएं जो होती है ये क्लोरोफिल है, ठीक है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस प्रकार दर्शाया गया है। यहाँ एक पौधा बना हुआ है ना, ये पौधा है और ये जो पत्तियाँ हैं इसमें क्लोरोफिल है। ये जो जड़ें हैं ये जल एवं खनिज लवण यहाँ से सोखती है, किससे, मिट्टी से, और ये पौधों के ऊपरी भागों को पहुँचाती है। और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियाँ लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती है। सूर्य से सूर्य की ऊर्जा मिलती है ना, सूर्य का प्रकाश, और इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इस चित्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों में दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क एवं शूल में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, मरुस्थल में वैसे ही पानी की कमी होती है ना, तो वहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती है वो शल्क के रूप में, अर्थात ऐसे पतले पतले कांटों जैसी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात उनका जो क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी और उससे पानी भी कम लगेगा। धन्यवाद।